वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी से चैप्टर शुरू करेंगे। एक्टिविटी 1.2 ऑफ सीबीएसई बुक। क्या है इसमें? हमने पहले क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेंगे, इसके साथ किसका रिएक्शन करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा। तो देखो, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जब ऐड करता हूं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड सॉरी व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जब ऐड करता हूं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, तो दोनों मिलके रिएक्शन करके क्या फॉर्म होता है, ये येलो कलर की प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। ये जो येलो कलर प्रिसिपिटेट, ये आपको याद रखना है। आप मन मन में सोचो कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, व्हाट कलर ऑफ प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शन दे के रखेंगे, येलो, ब्लैक, जो भी हो, व्हाइट। तो आपको याद रखना है कि येलो कलर की प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको येलो कलर भी रखा इसको, तो याद रखने में सुविधा होंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन किस तरह से बनता है। देखो, लेड, पहले क्या बोला था, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड क्या क्या है, पीबी, नाइट्रेट मींस NO3। अभी लेड का बैलेंस कितनी है, 2, और नाइट्रेट के बैलेंस कितनी है, 1। तो यहाँ पे 1 का देने की कोई जरूरत नहीं है। तो PbNO3 ट्वाइस। ये एक्वास क्यों है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन वाटर जब होता है तो इसको एक्वास बोलते हैं। ठीक इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो हमने क्या लिया, Ki। K इज फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडाइड। तो हो गया पोटेशियम आयोडाइड। ये भी एक्वास है क्योंकि ये सॉल्यूशन इन वाटर है। जब दोनों मिलकर रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड मतलब येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, मतलब इट इज अ सॉलिड, प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड, इसलिए मैंने क्या लिखा, S लिखा। तो क्या होता है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। तो क्या करता है, ये लेड जो है वो धक्का मार के पोटेशियम को भगा देता है यहाँ पे, ठीक है, और खुद अंदर जाके आयोडाइड के साथ दस्ती बना लेते हैं। तो क्या हो गया, पोटेशियम सॉरी लेड आ गया, वहां पे आयोडीन रह गया, पोटेशियम को तो भगा दिया यहाँ पे, तो बन गया PbI2 सॉलिड, दैट इज लेड आयोडाइड। लेड का वैलेंसी 2, आयोडीन का वैलेंसी 1, सो PbI2 इसको बोलते हैं आयोडाइड। प्लस क्या रह गया यहाँ पे, पोटेशियम, और यहाँ पे क्या रह गया, नाइट्रेट, तो बन जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट। देखो क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये जो है आप लोग येलो प्रिसिपिटेट जहां पे या व्हाइट प्रिसिपिटेट, इस तरह से जहां पे लिखा होगा वहीं पे आप ठान लो कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई का जो क्वेश्चन सेट करता है इन लोगों को ये सब बहुत ही पसंद है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.3 ऑफ सीबीएसई। देखो इसमें क्या है, हम लोग पहले क्या लिया, टेक ए few zinc granules in a conical flask or a test tube। ये देखो हमने क्या लिया, जिंक की कोई बार नहीं लिया, जिंक का ग्रेन्यूल्स लिया, मतलब जिंक का छोटे छोटे दाने लिए। ठीक है, ये जगह जो है ग्रेन्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद इसके साथ किसका रिएक्शन करवा रहा हूं, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड और डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेट के साथ लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। डायलूट मतलब पानी के साथ मिला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो तो हमने क्या लिखा, एयर डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या देखेंगे, अब एक क्वेश्चन है, हैंडल द एसिड विद केयर, वो तो पता है ही है किस लिए, इट विल हार्म यू, इट विल बर्न योर हैंड। ठीक है, तो देखो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल के साथ क्या हैपेंड होगा, क्या घटना घटेंगे जिंक ग्रेन्यूल के साथ, जब हम डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं तो डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ मिलाएंगे। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन कर रहा है, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। जब रिएक्शन हो जाएंगे तो जब हाथ लगाएंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठंड महसूस करोगे या गर्म महसूस करोगे, यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक, दैट इज जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, इन ए क्लोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया जिंक ग्रेन्यूल्स, ये देखो छोटा छोटा दाना है जिंक ग्रेन्यूल्स की। इसके बाद इसमें क्या मिलाया, डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डायलूट
सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड मिलाओ, मिलाने के बाद देखो क्या होता है। अब मैं रिएक्शन तुम्हें दिखाता हूं, हम पहले बता देता हूं क्या है। जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसके बाद क्या फॉर्म होता है, जिंक क्लोराइड और जिंक, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा जिंक क्लोराइड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा जिंक सल्फेट। लेकिन इसके साथ कौन सी गैस बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस। आपको इसमें क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस निकलता है, व्हिच गैस इज इवॉल्व, आपको जवाब देना है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे खुद ही मन मन में इसका क्वेश्चन सेट कर लो कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है उसको टेस्ट कैसे करोगे। ये हाइड्रोजन गैस क्यों, ये तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो, सॉरी ऑक्सीजन भी हो सकता है। टेस्ट कैसे करोगे, जब कोई बर्निंग कैंडल इसका सामने लाओगे, जो गैस जो इवॉल्व हो रहा है तो कैसा साउंड होगा, पॉप साउंड। यही है मेन हाइड्रोजन गैस की, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रूफ है कि अगर पॉप साउंड करके वो जलते रहेंगे तो ये होगा हाइड्रोजन गैस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं केमिकल इक्वेशंस देके। ठीक है, देखो क्या बोला, पहले जिंक लिया, जिंक का क्या लिया, ग्रेन्यूल्स लिया। ये जो वर्ड है ग्रेन्यूल्स, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ग्रेन्यूल्स, बार नहीं है, ग्रेन्यूल्स लिया, पाउडर नहीं है, लिया ग्रेन्यूल्स। ओके, इसके साथ किसका रिएक्शन करवा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस क्यों लिखा, पहले भी बताया था कि ये डाइल्यूटेड है, मतलब पानी के साथ मिला हुआ है। ठीक है, और जिंक है सॉलिड, इसीलिए मैंने क्या लिखा, एस। दोनों मिलके जो रिएक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटा के बाहर कर देंगे। ठीक है, मोर रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेंगे, HCl से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे लात मार के, और खुद घुस के बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएंगे, जिंक रहेगी और क्लोरीन के साथ इसने दस्ती बना लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। बैलेंसी भैया देख लो, बार बार हम भी नहीं बोलेंगे, ZnCl2। फिर किताब खुल के एक दिन एक क्लास, अगर रिक्वेस्ट आएंगे तो हम एक बैलेंसी के क्लास ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। तो क्या इसके बाद क्या निकाल के बाहर कर दिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो पहले बताया था कि रिएक्शन क्वेश्चन किसी तरह से भी हो सकता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व टू anything happening around the zinc chloride, zinc granules, if it is added to dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid। और नहीं तो क्वेश्चन करेंगे भैया कौन सी गैस निकालता है, अगर ये दोनों में रिएक्शन करवाता हूं तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब देखो इसमें तो हमने देखो एक रिएक्शन के ऊपर हमने किया, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो हम लोग नेक्स्ट इसमें जाते हैं टॉपिक्स में। सॉरी, एक रिएक्शन और रह गया, हमने खाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाया, यहाँ पे बोल रहा है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक ही चीज का रिएक्शन होगा, ये जिंक है सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक्वास, मतलब पानी के साथ मिला हुआ है, डाइल्यूटेड है। यहाँ पे मैंने एरो दिखाना भूल गया, यहाँ पे एरो इसके बारे में भी हम बताएंगे, एरो का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो ठीक पहले तरह ये जिंक क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लात मार के भगाएंगे, बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस, वो दुखी होके गैस बन के निकल जाएगा। अब रह गया क्या, जर्डन रह गया और यहाँ पे सल्फेट रह गया, तो बनेगा ZnSO4। ये भी एक्वास होगा। जब यहाँ पे दोनों ये एक्वास रह गया तो ये भी एक्वास फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ये आपको पता है। ठीक है, आई थिंक इतना तक क्लियर है। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन के आंसर करना बाकी रह गया था, क्या है, इफ यू टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इस पे क्या होगा, इज देयर एनी चेंज इन दिस टेम्परेचर। हाँ, इस पे केमिकल रिएक्शन होगा, इसके लिए क्या होगा, इसमें इसका हीट जो है इट विल इंक्रीज, दैट इज इफ वी टच द कोनिकल फ्लास्क वी विल फाइंड दैट इट बिकम्स हॉट। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, जब हॉट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में हम बाद में विस्तारित जानकारी लेंगे।
आप खाली यही जानो कि इफ वी टच द कोनिकल फ्लास्क विल फाइंड दैट इट बिकम्स हॉट। इसका ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये रिएक्शन हुआ, अगर टच करोगे तो इट बिकम्स हॉट और नॉट। ठीक है, आप देखो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करता हूं, देखो आपको कभी ये क्वेश्चन कहीं पे किसी कोने में देखे हो कि नहीं, आपका केमिकल रिएक्शंस के चैप्टर के ऊपर। देखो क्या है, हमने क्या लिखा, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। ये किसने बोला? आपको लगेगा कि ये तो जीके का क्वेश्चन से, ये क्यों यहाँ पे बोल रहा हूं, आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सबसे पहले लाइन जो है एनसीईआरटी किताब में ये है। ये किसने बोला? ये बोला मार्टिन एच फिशर। तो आपको मैंने इसलिए ये दिखा रहा हूं कि आपको हर कोने में छान छान के मच्छर जैसे हीट मार के निकालते हैं, इसी तरह से आपको हर कोने में झांक झांक के क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं तो एमसीक्यू का आंसर करना भारी पड़ जाएंगे। आपका रेडीमेड एमसीक्यू का पास, मतलब एमसीक्यू जो डिफरेंट वेबसाइट साइट्स में दिया जाता है, एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर करवा रहा है, आप इसके पीछे मत भागो। आप चैप्टर बहुत डिटेल्स में पढ़ा करो, ठीक है, हर दिन पढ़ो, हर दिन वीडियो देखते रहो, तो आपको कोई आसानी से ये सब क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अगर एमसीक्यू का पीछे जाओगे तो अगर क्वेश्चन नहीं कमन आया, आप आंसर नहीं कर पाएंगे, भूल भी जाएंगे। ठीक है, ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर इसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब तो करना जरूरी है आप लोगों का, तो हमें भी लगेगा कि आपके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं अभी। ओके, चलो स्टूडेंट, अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस, इसमें कुछ पार्ट है, जैसे वर्ड इक्वेशन। इसका मतलब है वर्ड इक्वेशन, आप समझ ही रहे हो कि वो जो लैंग्वेज में जब बोलेंगे, इंस्टीड ऑफ जब हम डिस्क्राइब करेंगे, सपोज हमने क्या बोला कि ऐसा लिखा कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिटन एज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, मतलब इंस्टीड ऑफ डिस्क्राइबिंग of chemical equation it can be written in shorter form in a word equation। अब ऐसा नहीं समझोगे, जब हम और एक लाइन ऐड करेंगे तो आप समझ जाओगे। जैसे मान लो क्या है, हमने क्या लिखा, जिंक, ZiN से जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मिलके क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हमने डिस्क्राइब ना करते हुए हम ऐसे भी बोल सकता हूं कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसा डिस्क्रिप्टिव ना बोल के जब वर्ड में लिख दिया, क्या लिखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। ऐसे लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, ये लिख के बोलेंगे ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ऐसा करके छोड़ देंगे। तो आपको चूज करना है दिस इज एन वर्ड इक्वेशन। ठीक, अब देखो, जो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, सिंबल देके जब कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला से कोई भी रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो पहले भी करवा दिया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये नीचे आएगा, H2SO4 करके क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2। तो ये है तुम्हारा सिंबल्स एंड फॉर्मूला देके जब कोई केमिकल रिएक्शन हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या लिखा, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला। ये सिंबल्स है और ये है फॉर्मूला, तो क्या बनता है, तो इट इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक देखते हैं, ये क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन के क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब जो ये क्या है, ये दोनों मिलके रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद ये दोनों फॉर्म हो रहा है। ठीक है,
इसका मतलब है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है देखो ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है। इसका मतलब है जो सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज, मतलब ये दोनों मिलके एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जैसे Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये अंडरगो चेंज, केमिकल चेंज, रिएक्शन करता है, करके बनाते हैं क्या है, ये है प्रोडक्ट्स। तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। कोई कंफ्यूजन? हमें लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसको प्रोडक्ट बोलते हैं, किसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो इसका न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन आर कॉल्ड दी प्रोडक्ट्स, और सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो, जो एरो के बारे में हम कुछ बोल रहे थे कि बताएंगे बाद में, आप एरो बता रहा हूं। ये जो एरो है क्या डायरेक्शन कर रहा है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड इज पुट इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में बैठाया जाता है, और वो जो डायरेक्शन कर रहा है द एरो हेड, ये है एरो हेड। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं एरो हेड। ये एरो हेड किसका तरफ से पॉइंट आउट कर रहा है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो इसको ऐसा भी दिखाते हैं और ऐसा भी दिखाते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। जब आएंगे, जब एमोनिया का बारे में हम बात करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएंगे। आप इतना ही जानो, जो एरो का मतलब क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इस तरह से कि एरो का मतलब क्या है। एरो का मतलब है कि एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स दी, बोल के ये बोलेंगे प्रोडक्ट और बोलेंगे रिएक्टेंट्स, इसके बाद बोलेंगे ट्रू और फॉल्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो एरो हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ से डायरेक्शन दिखाते हैं, शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ये बोलेंगे एरो जो है वो क्या क्या दिखाते हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ दिखाते हैं, तो आपको बोलेंगे नहीं ये फॉल्स है। तो आपका क्या, आपको याद कर लो कि रिएक्टेंट्स का साथ जो रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, तो एरो हेड टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले चुका हूं, जैसे वर्ड इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन क्या है, जो रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स और फॉर्मूले द्वारा। जैसे जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हम कैसे लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट, क्या लिखेंगे, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो ये जो रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले द्वारा डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। इसी केमिकल इक्वेशंस को आपको बैलेंस भी करना पड़ता है, और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा उसको जब बैलेंस करेंगे तो बनेंगे केमिकल इक्वेशंस, आई मीन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अभी देखो हम जानकारी लेते हैं एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। पहले हम आंसर करेंगे व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो कोई भी रिएक्शन हो, सपोज यहाँ पे मान लो क्या हुआ, मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद घुस रहा है अंदर, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है एज ए गैस। तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इसमें जितनी नंबर ऑफ एटॉम्स है, कितनी हर एलिमेंट की, उसको गिनेंगे और प्रोडक्ट सेट में भी गिनेंगे। दोनों अगर इक्वल ना हो तो हम इसको इक्वल करेंगे। तो हमने क्या लिखा, इफ इन ए केमिकल इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, ये है आपका रिएक्टेंट साइड, इसमें जितनी नंबर ऑफ एटम्स है शुड बी इक्वल टू द total number of atoms in the product side, then the chemical reaction is said to be balanced. Here देखो कितनी मैग्नीशियम एटम्स है, मैग्नीशियम एटम्स 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर कितनी है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4 है। तो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस नहीं होता तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन एक एग्जाम्पल लो जो अनबैलेंस्ड है, तो अब जाके इसको क्लियर होगा। सपोज हमने क्या किया, हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मतलब इन यार इसको बॉन्ड करवाया, तो क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है MgO।
अभी देखो गिनो, ये है आपका रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। देखो मैग्नीशियम कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ पे 1 है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, हम इसको 2 लेके आता हूँ, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मिल गया। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितनी है 1 है, तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जाके देखो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हम बैलेंस करने की जरूरत क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल रहा है। क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की जितनी नंबर ऑफ एटम्स है रिमेन द सेम। किस लिए, कब, जब बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन होने का पहले जितनी नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ ईच एलिमेंट है वो कितनी किसके साथ मिलना चाहिए, आफ्टर केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन शुड बी इक्वल। हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। किस लिए करता हूं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आपको तो इसको ऑप्शन देकर रखेंगे, इसमें एक ऑप्शन होगा टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी तरह से जब आप पढ़ोगे तो एमसीक्यू खुद का खुद ही बना लो और खुद ही आंसर करो कि ये क्या क्या क्वेश्चन इसमें हो सकता है, तब जाके एमसीक्यू में 40 के अंदर 40 का आउट ऑफ 40 यू विल गेट 40। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे थे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है, किस लिए, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी आपका मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशंस। स्केलेटल इक्वेशन इज नथिंग बट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन हम सिंबल्स एंड फॉर्मूले से हम डिस्क्राइब करते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स taking part in a reaction is known as a skeletal chemical equation for a reaction। जैसे मान लो मैग्नीशियम बॉन्ड किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप गिनो, यहाँ पे रिएक्टर, ये है रिएक्टेंट साइड, इसमें मैग्नीशियम कितनी है 1, प्रोडक्ट साइड में 1, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है 2 एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में कितनी है 1। तो इट इज नॉट इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो हमें क्या करना पड़ता है, स्केलेटल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है, किस लिए, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने ऑलरेडी समझ चुके हैं कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सॉरी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई एक ही बात है, जब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, तो हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और एक काम करना है, आपको दोस्तों के साथ भी ये वीडियो आपको शेयर करना है। तो और एक चीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमें क्या लगेगा कि हाँ आप लोग भी पढ़ रहे हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो हमें भी एक बूस्ट अप मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।